बात अभी पढ़ेंगे, इसको पढ़ा देने। आप देखेंगे सबसे, अब जब आप पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, कल भी बताया था, फर्स्ट पार्ट आपको कल बता दिया था, सेकंड पार्ट और कल आपका समाप्त हो जाएगा ए, ठीक है। तो आज आपको देखो, जो नए आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा समझने के लिए मैं हर बार रिवीजन करवाता हूँ, वो आप समझते रहना, ठीक है, कुछ 2 मिनट के लिए। तो देखो, तो अब आज ना, अब इसमें आप पढ़ेंगे वो कल जैसा बताना आप, देखो क्रम से याद रखना, ठीक है। इसके बाद में बस बोलते चलो आप। इसके बाद कौन आता है? हर्यक वंश के बाद में कौन आता है? शिशुनाग वंश। इसके बाद में कौन आता है? इसके बाद में कौन आता है? नंद वंश। नंद वंश के बाद में कौन आता है? कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश। मौर्य वंश, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर जी भी नंद वंश के समय में एक विदेशी आक्रमणकारी था, जिसका नाम क्या था? तो ऐसा काम करो, जो विदेश से लड़ेंगे ना वो अपने ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा कौन आया था? सिकंदर आया था इसके समय में। और आपको मैंने जो बताया था, जो हर्यक वंश था ना, इससे पहले भी एक आक्रमण हुआ था, ऐसे कर दूं, समझ जाना। किसने किया था? हकमनी वंश। किसने? हकमनी वंश ने किया था। और ये आक्रमण था कौन सा? ईरानी। कौन सा आक्रमण? ईरानियों ने आक्रमण किया था। और इस वंश में सबसे जिसने सिंध प्रांत को जीता था, मतलब जो पाकिस्तान वाला भाग है ना अपना, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला भाग है, वो जिस राजा का नाम था दारा शिकोह या दारा प्रथम, क्या बोलते हैं? दारा प्रथम, जिसने तो अपनी पाकिस्तान वाले प्रांत को जीता और कौन सा प्रांत बना लिया था? 20वां प्रांत बना लिया था, ठीक है। अब देखो, अब किसके समय में? नंद वंश के समय में कौन आता है? और सिकंदर इसको, ये दारा शिकोह वाला जो राज्य होता है ना, कौन जीत लेता है? सिकंदर जीत लेता है, ठीक है। सिकंदर कहाँ का था? यूनानी आक्रमण या कहाँ का राजा था? मैसोडोनिया। कहाँ का राजा था? मैसोडोनिया का राजा था, ठीक है। आगे चलते। अच्छा, मौर्यों के बाद में कौन आता है? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक, प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग। तो किस वंश आ जाता है आप? शुंग वंश। शुंग वंश आ जाता है, ठीक है। शुंग वंश के बाद में आता है कण्व वंश। कौन सा आ जाता है? कण्व वंश। छोटा सा थोड़ी सा समय के लिए चलता है। और इस वंश के बाद में आप देखेंगे कण्व वंश समाप्त हो जाता है। इसको कौन समाप्त कर देता है? सातवाहन। कौन कर देता है? सातवाहन।
सातवाहन वंश। सातवाहन वंश कहाँ रहा करते थे? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पूर्णी। इनको एक शक राजा था जिसका नाम क्या था? नहपान ने इनको बहुत परेशान किया और ये कहाँ चले गए? आंध्र प्रदेश तक चले गए। इसके बाद में 7 वाहनों में एक राजा होता है जिसका नाम होता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। वो शकों को गुजरात तनखा में भगा देता है और फिर क्या हो जाता है? फिर वो अपना मतलब दोबारा से सातवाहन वंश दोबारा से फिर महाराष्ट्र में आ जाते हैं। इसके बाद में सातवाहन वंश के बाद में मैंने तुमको पढ़ाया, देखो वैसे ही सातवाहन जो हिंद यवनों ने आक्रमण किया था ना, किसके समय में किया था? इनके समय में किया था ना, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के समय में। और मतलब इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। आक्रमण तो उसी समय में हो चुका था। पाकिस्तान के बगल में ही क्या पाया था? अफगानिस्तान और आगे अफगानिस्तान। तो इसी भाग में एक राज्य था छोटा सा जिसका नाम था बैक्टीरिया। जिसका नाम क्या था? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया किसके राज्य में पड़ता था? सिकंदर के में, क्योंकि सिकंदर तो मर चुका था। उसका सेनापति क्या था? सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी आता है एंटियोकस प्रथम। उसका उत्तराधिकारी आता है एंटियोकस द्वितीय। क्या आता है? एंटियोकस द्वितीय। और इसी के शासन काल में बैक्टीरिया का एक गवर्नर था। बैक्टीरिया का क्या था? एक गवर्नर था। गवर्नर मतलब होता है कोई राज्यपाल नियुक्त किया था, ठीक है। बैक्टीरिया उसने खुद को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया। और फिर स्वतंत्र कर लिया, एक स्वतंत्र राज्य बना लिया जिसका क्या नाम था? कोई बता सकता है? ड्यूडोटस प्रथम, ठीक है। ड्यूडोटस प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ ड्यूडोटस द्वितीय। इसकी हत्या किसने कर दी? यूथेडेमस ने। और यूथेडेमस का उत्तराधिकारी कौन हुआ? डेमीट्रियस, जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। हिंद यूनानी। तो हिंद यूनानी और भारत पर किसने आक्रमण किया था? डेमीट्रियस ने। और डेमीट्रियस ने आक्रमण किया था उस समय राजा यदि आप देखें तो पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या कर दी थी? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। और बढ़िया से उसका सामना किया। तो भाई साहब ने 2 अश्वमेध भी करवाए। इनके एक पुत्र का नाम था अग्निमित्र। तो इनके एक प्रेम प्रसंग चल रहा था किससे? मालविका से। तो उनका प्रेम प्रसंग बढ़िया से एक लिखा गया है जिसका नाम क्या है? मालविका अग्निमित्रम। इससे आपको पता चलता है इसके बारे में, ठीक है। अब आप देखेंगे तो मैंने तुमको इसके बीच में ही आक्रमण हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पढ़ेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था क्रम से। फिर यहाँ पर कौन आ जाते हैं? देखो फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हिंद यवन। क्या पढ़ाए थे? हिंद यवन। देखो जी क्या है? विदेशी आक्रमण। क्या है? विदेशी आक्रमण। भारत में विदेशी आक्रमण यहां हुआ। और ये भी क्या है? विदेशी आक्रमण। यहां भी क्या हुआ था? विदेशी आक्रमण। तो आपसे पूछा जाएगा इतिहास में कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण कब किसने किया? तो दारा सिकोए। किस वंश का था? हकमनी वंश का। हिंद यवन आए और यवनों ने भारत डेमिट्रियस के बाद में कौन आता है? मिनांडर आता है ना। डेमिट्रियस आता है, मिनांडर आता है, यूक्रेटाइड्स आता है, एंटियालकिड्स आता है। इसके बाद में लास्ट अंतिम शासक कौन होता है? हर्मिक्स होता है। कौन होता है? हर्मिक्स। आपको मैंने जो भी बताया था कि एंटियालकिड्स ने अपना एक राजदूत भेजा था किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में, जिसका नाम क्या था?
डूरस, जिसने विदिशा में गर्ण स्तंभ की स्थापना करवाई थी। ये आपको बताया है, ठीक है। और आपको जो पीडीएफ दी है ना उसमें लिखा है, अब आप उसे पढ़ना मत ही, ठीक है, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, फिर पढ़ लेंगे तो बुरी बात हो जाएगी, फिर पढ़ लेंगे तो बुरा हो जाएगा। हिंद यवनों के बाद में कौन आता है? शक। कौन आता है? पहला कौन बोला? हिंद ईरानियों के बाद में कौन आता है? शक आते हैं ना। और शकों के बाद में फिर कौन आता है? शकों के बाद में कौन आता है? अरे शकों के बाद में किसका आक्रमण होता है? पार्थिया या पहलव। पार्थिया या पहलव का आक्रमण, इसी को अपन पार्थिया बोलते हैं। तो अफगानिस्तान के जो शक थे, शक कहां बसे थे? इराक। जो इराक ईरान वाला भाग है ना, उसी में ये पहला पार्ट किया जाता है। शक कहाँ थे? शक इनसे ऊपर, मतलब ये थे, आप समझो मध्य एशिया में ऊपर, इनसे ऊपर थे, इनसे ऊपर मान लीजिए, हिंद एवं से और ऊपर का है, अफगानिस्तान के और ऊपरी स्थान बसे थे शक। और इसके बाद में क्या पहलव आते हैं। और भाई साहब, और पहलवों के बाद में कौन आता है? पहलवों के बाद में भारत पर कौन आक्रमण करता है? कुषाण। इनको भी चैन नहीं मिला, तो कुषाण आते हैं फिर भारत पर आक्रमण करते। कौन आते हैं? कुषाण। कुषाण। और कुषाण का सबसे प्रमुख राजा कौन हुआ? कनिष्क। कल परसों बताया था ना, क्या हुआ? कनिष्क। और कनिष्क एक ऐसा राजा था जिसने क्या करवाया था? क्या करवाया था? शुद्ध सोने के कितने कैरेट के? अच्छा, एक काम और किया था इसने। चाइना में क्या बनता था उस समय? रेशम। चाइना में क्या बनता था? और रेशम मार्ग पर क्या मांगा इसने? टैक्स मांगा। क्या मांगा इसने? टैक्स। रेशम मार्ग पर इसने क्या मांगा था? टैक्स मांगा था। चलो भैया, कुषाण आ गए। अब देखो, जैसे ही जैसे कुषाणों का क्या होता है, कुषाण भारत के शासन करते हैं बढ़िया से। इसके बाद में कुषाणों की शक्ति क्षीण होती चली जाती है। और कुषाण कहाँ बसे होते हैं? पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में। पंजाब का जो पंजाब है ना अभी, और पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में जे उसका शासन थोड़ा बहुत चल रहा था। इसी प्रकार शकों का भी शासन चल रहा था गुजरात के आसपास के लगभग। जो पश्चिम उज्जैन वाली शाखा ना, उसी के गुजरात का आसपास वाला क्षेत्र है, वहां पर शकों का भी शासन चल रहा था। इसी समय कुषाणों के सामंत जिसका नाम था गुप्त, यहां से किस वंश की? या गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की नींव रखी जाती है। तो आप जो बताइए, यहां से कौन सा वंश आएगा? गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। क्या जाएगा? गुप्त वंश। यहां से गुप्त साम्राज्य का उदय होगा। और गुप्त वंश जी किसके सामंत थे? किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत इनको बताया जाता है। कल मैंने बताया था सामंत किसे कहते हैं, बताया था ना, तो अब दोबारा बताने की बस सकता ना। तो कुषाणों के क्या थे ये? सामंत। सामंत वही होता है कि राजा से छोटा, मतलब गांव का कोई जिम्मेदार को क्या कह सकते हैं? सामंत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सामंत कह सकते हैं। जिम्मेदार को अपन कुषाणों के सामंत। गांव की देख रेख कौन करेगा? जिम्मेदार। समझ रहे ना? जिम्मेदार करेगा ना, गांव में क्या क्या हालचाल है क्या नहीं, तो जिम्मेदार बताएगा। अब इसी को सामंत कहते हैं। उन्हीं सामंतों में से, मतलब गुप्त सामंत एक ही नहीं था, ऐसे बहुत सारे सामंत थे। और इन सामंतों में सब लोग प्रयास कर रहे थे राजा बनने का। और इन सामंतों को क्या कहते थे? महाराज। क्या कहते थे? महाराज की उपाधि। तो इन्हीं सामंतों में एक राजा हुआ, मतलब एक व्यक्ति हुआ जिसने मतलब गुप्त वंश की स्थापना करी। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था श्री गुप्त। क्या नाम था? श्री गुप्त। तो देखो, याद करके चलना, नोटंकी मत करियो। अपन यहीं तक पढ़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, चला ना। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त।
ये स्वतंत्र संस्थापक नहीं था, ये कौन था? सामंत। एक सामंत था, मतलब किसी राजा के नीचे। आप किसी के अधीन हो तो क्या स्वतंत्र होकर काम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। यदि किसी के अधीन है तो स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्वतंत्र होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वतंत्र तो होना पड़ेगा। तो भाई साहब ये सामंत बने रहे, लेकिन इन्होंने महाराज की उपाधि तो जरूर धारण की। कैसी? महाराज। इनको महाराज, सामंतों को उस समय महाराज कहा। किसी 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 मतलब ऐसे बहुत बड़ा सामंत हुआ। देखो सामंतों में कैसी डिग्री के हैं? ऐसे तुम्हारे पास जाना पैसा है, राजा के क्लोज में बड़े सामंत हो गए। जो सबसे लास्ट में बैठा है वो थोड़ा सामंत है, समझ रहे ना? ऐसे सामंत हुआ करते थे। जो सबसे आगे बैठा है वो हो सकता है, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति नजदीक कब आता है? या तो उसके पास हुनर हो या उसके पास पैसा हो, तो सामने आ जाता है, चलो ठीक, हम कचू से तो डटे हैं, तो मैं सामने। तो ऐसे सामंत भी अलग अलग प्रकार के होते थे। तो ठीक है, तो यहां देखेंगे इसके बाद में आता है इसका उत्तराधिकारी, जिसका नाम होता है क्या? जिसका नाम होता है घटोत्कच। इसका उत्तराधिकारी क्या होता है? घटोत्कच। कच्छ का कच्छ, ऐसे लिख लो, घटोत्कच। छाप बना दी है? चलो छाप बना कर। अब ठीक है, घटोत्कच। अब आप जो बताइए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में कौन आता है? घटोत्कच। वह ये भाई साहब थे, ये भी कौन थे? इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण करी। मतलब ये कि ये भी कौन थे? सामंत थे। ये भी कौन थे? सामंत थे। राजा नहीं थे, छोटे थे, सामंत थे। इन्हीं का उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्या था? वास्तविक वास्तविक संस्थापक था। गुप्त वंश का कैसा था? वास्तविक संस्थापक था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कहाँ बैठी थी? इसने यहां से करेंगे। इसने ईस्वी में एक संवत चलवाया, जिसे क्या बोलते हैं? गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत किसने करवाई थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? गुप्त संवत की शुरुआत करवाई थी। वही ऐसा प्रथम राजा था जिसने, अब देखो वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने क्या? इसने 319 से इसी अपना राज्याभिषेक किया। इसी समय में क्या करवाया इसने? इसने गुप्त संवत शुरुआत की। किसकी? गुप्त संवत की शुरुआत की, या गुप्त संवत चलवाया। ठीक है, अब देखो इसने लिच्छवी
एक राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी, क्या नाम था? कुमार देवी। लिच्छवी राजवंश कहां पड़ता है? बिहार। क्या पड़ता है? बिहार। शादी की, क्या किया? विवाह किया। इसने शादी की, विवाह किया, और किससे किया? कुमार देवी से। तो इनकी पत्नी कौन बन गई? कुमार देवी। अब देखो, ये लिच्छवी राजवंश मतलब बिहार तक, ये भाई साहब कहाँ थे? कौशाम्बी। ये भाई साहब कहाँ थे? कौशाम्बी। अब आप जो बताइए, इसने जैसे ही राजा बनने के बाद में क्या किया? इन्होंने किसकी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज। किसकी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली भाई साहब ने। ठीक है, अब देखो आगे देखेंगे, इनके एक संतान होती है। क्या होती है? मतलब इसी के बाद में, इनके बाद में इनका उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी आता है कौन? समुद्रगुप्त। कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। ठीक है, समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने खुद को वंश को नहीं बताया, ये अपनी किसके वंश को बताता था? नाना के वंश को बताता था। मतलब खुद को क्या बोलता था ये? खुद को, स्वयं को क्या बोलता था? लिच्छवी दोहित्री। लिच्छवी दोहित्री मतलब ये किसकी नाती पोते हैं? लिच्छवी राजाओं के। कहाँ के? बिहार के। मतलब आप बताओ, मतलब अपनी, मैंने कल आपको, आवाज नहीं करो, मत बातें करो, कल बताया था कि यदि मम्मी के घर जाते हैं तो अपन किसके नाम से जाने जाते हैं? पापा के नाम से नहीं, मम्मी के नाम से। तो जी किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ था? अपने, मतलब अपनी मम्मी या नाना के नाम से। जैसे लिच्छवी राज, तो राजकुमारी कहाँ की थी? बिहार की थी, लिच्छवी राज की, लिच्छवी वंश की। तो वो क्या था? लिच्छवी दोहित्री, मतलब नाती। किसके नाती? नातिन थी। किसका नाती था? किसका? लिच्छवी राजाओं का एक नाती था। इसने आर्यावर्त के कितने शासक? 9 शासक। दक्षिणावर्त कितने शासक? 12 शासक। क्या किया? पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। इसलिए यदि देखेंगे, उत्तर में 9 शासक, दक्षिण में 12 शासक पराजित कर दे। इसमें आपको देखो, यहां पर ये देखना है कि इसने जो सोने की सिक्के चलवाए थे, इन्होंने सिक्के चलवाए थे। तो यहां पर आपको एक और चीज यानी कि देता हूं कि इसने क्या काम किया था कि ये जो सिक्का होता है ना, जैसे हेड और टेल, तो एक तरफ तो पत्नी और खुद, और दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र बनवाया था। मतलब कोई ऐसा सिक्का है, कोई ऐसा सिक्का मिला है कि एक तरफ रानी और एक तरफ खुद का। मतलब रानी कौन? कुमार देवी। राजा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। तो एक तरफ रानी का, तो रानी और राजा के सिक्के किसने चलवाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो यहाँ सिक्के किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। यहां आप देखेंगे तो इसने कितने, दक्षिण भारत के कितने राजाओं को? 12 राजाओं को। और इसके बाद उत्तर भारत के, तो इसने बहुत बड़ा राज्य का विकास कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के जो घोड़े थे ना, घोड़ा समुद्रगुप्त का घोड़ा 3
समुद्रों का पानी पीता था। कितने समुद्रों का? 3 समुद्रों का। 3 समुद्रों का कैसे भाई साहब? देखो इधर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है? खंबात की। इधर भी पानी पीते थे, इधर यहाँ पर क्या जाएगा? बंगाल की खाड़ी। इधर हिंद महासागर। तो बताते हैं, अब देखो अब ऐसी बातें हो रही हैं, बंद नहीं हो रही। इनका जो एरिया था इतना इन्होंने बाउंड्री कर लिया था, मतलब यहाँ से कि इस तरफ के जो राजा थे इन पर तो पूर्णतः कब्जा कर लिया था इन पर, और इधर इन्होंने जो यहाँ समुद्रगुप्त ने यहाँ तक राज किया। तो इनसे क्या करते थे, समय समय पर बताते रहते कि तुम किसके अधीन है? हमारे। तुम किसके अधीन है? हमारे। तुम हमें क्या दिया करो? कुछ टैक्स वैक्स दिया करो, ठीक है। तो लेकिन ये इस पर राज्य कौन कर रहा था? पूर्णतः एकदम समुद्रगुप्त। तो उत्तर भारत के कितने राजा थे? उत्तर भारत के कितने थे? 9, और दक्षिण भारत के कितने थे? 12। समझ गए? इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन भी कहा जाता है। इसलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इतना भी याद होगा सभी को। समुद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है, सिक्कों पर वो मतलब बीना होता है ना, वो बीना बजाते हुए दिखा गया। नारद क्या बजाते थे? बीना नहीं बजाते थे? बीना बजाते हुए चले जा रहे हैं, घूमते हुए। वही वाला बीना कौन बजाता था? समुद्रगुप्त। मतलब सिक्कों पर बढ़िया से चित्र छपा है और बीना बजा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है। तो समुद्रगुप्त कैसा था? संगीत प्रेमी। कैसा माना जाता है उसे? संगीत प्रेमी। क्यों? क्योंकि सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। कैसा गया है? सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इसने भाई साहब ने, अब बताओ, इतने राज्य जीत लिए, इसने एक उपाधि धारण की, इसका नाम क्या है? एक उपाधि कौन सी धारण की थी? कविराज। कविराज। एक और कौन सी करी थी बताओ? अश्वमेधकर्ता। अश्वमेधकर्ता।
एकाध नहीं करी, कई करी, तभी तो इतना बड़ा राज। देखो अश्वमेध कर्ता, कर्ता और करी में बहुत अंतर है। कर्ता का मतलब क्या, करता ही रहे, करती मतलब कि हमने तो बहुत सारी आगे करी हैं। तो अश्वमेध कर्ता की इसने उपाधि धारण की। इसी के राज कवि थे हरिसेन। क्या थे? इसके द्वार दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। इसने ही कवि हरिसेन, इसने ही प्राग प्रशस्ति लेख लिखवाया। प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति लेख लिखवाया। इसी ने क्या लिखवाया? प्रयाग प्रशस्ति लेख भी हरिसेन ने लिखवाया। बहुत प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन था? समुद्रगुप्त। इसके और लेकिन इस वंश का सबसे वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुए? बता सकता कोई है? बता सकता है क्या? बता सकता है कोई? चलो ठीक है, देखो इसके उत्तराधिकारी होते हैं कितने? 2 बताते हैं। कितने? 2 बताते हैं। चलो ऐसा काम करते हैं, यहां से हटा दें इसके। इसके उत्तराधिकारी होता है रामगुप्त। कौन होता है? रामगुप्त। रामगुप्त आता है, राजा बन जाता है। किसकी मृत्यु के पश्चात? समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात रामगुप्त क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। उस समय की मान सकते हैं कि बड़ी सुंदर एक नारी थी जिसका नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी देवी। क्या नाम था? पत्नी लिख दूं? पत्नी। पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी देवी, कुमार देवी और ध्रुव स्वामिनी। देखो, एक पति की तो अपनी पत्नी से बढ़िया बनती और एक पत्नी की अपनी पति से बढ़िया नहीं बनती। इनके भाई का नाम था, इन्हीं के भाई का नाम था, इतिहास में बताया गया है। देखो, इन्हीं के भाई थे। कौन थे इनके भाई? यहां लगे देते हैं भाई। इसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे ये? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसने यहां पर लिख दिया विक्रमादित्य। जी क्या थी इनकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी, बड़ी सुंदर थी। इनके चर्चे देश विदेश में फैले। शक राजाओं को पता चला, शक राजाओं को पता चला कि एक राजा है, और कौन? गुप्तों में एक राजा है जिसका नाम है रामगुप्त, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है। भाई साहब चले तो इन पर क्या किया? डाका डाला। और मतलब ये भी बताते हैं, देखो हो सकता है इनको ऐसे मतलब बता कि इनको उठाकर ले गए, लेकिन इनकी रक्षा कौन नहीं कर सके? रामगुप्त रक्षा नहीं कर सके। चंद्रगुप्त द्वितीय गया, शकों को पराजित किया, अपनी भाभी को लाया, और पहले से ही ये इनको लाइक करती थी, पसंद करती थी। देखो इनको पसंद करती, इनको क्यों करेंगी पसंद? जब इनको तो जबरदस्ती वाला है ना, पसंद किसको करती थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को, मतलब इनके भाई को। ये क्या था? अच्छा कोई देखो मेरी बात सुनो,
आदमी पसंद कौन आता है? जिसमें कुछ तजर्बा हो। अब रामगुप्त था वो ऐसा ही मंद धुंध, न तो काज का मतलब राज्य के काम काज भी बेकार, मतलब उसमें ऐसा कोई मतलब ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं किया जिससे उसका नाम लिखा जाए। नाम किस लिए लिखा है? राजा बना, और राजा बनने पर इनकी पत्नी को शकों ने आक्रमण किया पत्नी प्राप्त करने के लिए, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनको क्या कर दिया? पराजित किया, और बहुत बढ़िया से उनको क्या धर्म स्वामी को अपने साथ लाकर, और उसने कहा तू किसी काम का नहीं है पहले, क्योंकि तू अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता तो प्रजा की रक्षा क्या करेगा? तो इनको क्या कर दिया? इनका कल्याण कर दिया, इनको समाप्त कर दिया। और इसके बाद में कल्याण करने के बाद में ध्रुव स्वामी से विवाह किया। क्या किया? शादी की, विवाह किया। आगे देखो, आगे 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 किसने आक्रमण किया? शकों ने। इसके बाद में अब देखेंगे इसके 9 नवरत्न बोलते हैं इसे। इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, मतलब 9 विद्वान रहा करते थे। 9 विद्वान सलाह मशवरा देने के लिए, सलाह मशवरा देने के लिए कितने 9 विद्वान रहा करते थे इसी के समय में। ठीक है, वो इसमें पीडीएफ में लिखें, वहां से याद कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन इसका उत्तराधिकारी देखेंगे इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? कुमार गुप्त। इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? कुमार गुप्त। और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया। कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय? किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने। समझ रहे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी है कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त ने क्या करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो एक ऐसा विद्यालय था जिसमें उसमें रहने के लिए भी व्यवस्था थी। इसका मतलब है हॉस्टल। कैसी? हॉस्टल की व्यवस्था थी। तो ये कहाँ है? बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय आपने पढ़ाया था, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वो भी था। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। और नालंदा के बाद नालंदा कैसा है? इसमें बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई, बहुत शानदार प्राचीन पढ़ाई, मतलब प्राचीन समय में क्या या पहले किसके समय में? इसी के समय में यहाँ पर, यहाँ से क्या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ क्या इसमें हॉस्टल वगैरह, इसमें बच्चे रहा करते थे और पढ़ा करते थे उस समय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? कुमार गुप्त ने। याद रखना, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इसके बाद में हुआ है स्कंदगुप्त। इसके बाद में कौन आता है? स्कंदगुप्त। इसके बाद में कौन आता है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का पता चलता है कि इसने सौराष्ट्र, गुजरात में मौर्य शासक द्वारा, शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त निर्मित, मौर्य शासक चंद्रगुप्त के द्वारा निर्मित झील, क्या नाम था? क्या नाम था? सुदर्शन झील। क्या नाम था? सुदर्शन झील। इनका देखो, आप जो बताइए, यहां देखेंगे किसने बनवाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शकों का एक राजा था, इसका नाम क्या था? रुद्रदामन। क्या नाम था? उसने भी क्या करवाया था? सुदर्शन झील का क्या करवाया था? जीर्णोद्धार, मतलब उसे दोबारा से रिपेयरिंग करवाया था। इसके बाद में कौन आता है?
स्कंदगुप्त किस वंश का? गुप्त वंश का। और ये भी क्या काम करवा रहा है? ये भी क्या काम करवा रहा है? ये भी झील का निर्माण करवा रहा है। इसने भी, स्कंदगुप्त ने क्या किया? ये सुदर्शन झील का क्या करवाया? पुनः निर्माण, पुनः निर्माण, समझ रहे? एक बार करवा दिया, फिर से निर्माण किसने करवाया? फिर से निर्माण करवाया स्कंदगुप्त ने। क्या समझ पाए यहां तक कि नहीं? स्कंदगुप्त के समय से ही, मतलब इसके बाद में राजा आते हैं इसके स्कंदगुप्त के, उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन कैसे किस्म के होते हैं? अच्छी किस्म के नहीं होते, ऐसे ही होते हैं। कैसे? और उस समय ही हूणों का आक्रमण हो जाता है। हूण बोलते हैं, हूण वही मध्य एशिया में बसे होते हैं। हूण एक ऐसी जाति के बढ़िया से लूटपाट करने वाली, कल यहाँ डाका डाल दिया, कल वहां डाल दिया, कल जहां डाल दिया, कल वहां डाल दिया। और हूण कहाँ रहा करते थे? मध्य एशिया। और वहां से आते हैं और बढ़िया से आक्रमण, मतलब आक्रमण तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन अच्छा शासक था, ये डांट सका। इसके उत्तराधिकारी आते हैं, तो उत्तराधिकारी आते के समय उनका राज्य कैसे सिकुड़ने लगता है। और एक बताते हैं कि इसका अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसका अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। और इससे पहले था भानुगुप्त। इससे पहले क्या था? भानुगुप्त। देखो उत्तराधिकारी और भी होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते जो अच्छे से मतलब चला सकें। लेकिन बताते, देखो भानुगुप्त का एरण अभिलेख, एरण अभिलेख कहाँ है? सागर जिले में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण अभिलेख है। वहां से पता चलता है कि हूणों, देखो क्या उत्तराधिकारी इसके आते हैं, लेकिन याद नहीं करना, कोई काम के ना, पेपर में नहीं आएंगे वे। भानुगुप्त, और नहीं मान तो पीडीएफ में लिख देंगे उसे, ठीक है, याद कर लेंगे। भानुगुप्त, इसने तो मतलब जो समझो को हूणों को डांटा, लेकिन इसके बस की बात कम थी। इसने भी सोचा, इनके मित्र थे, इनके मित्र या सेनापति, उनके मित्र ही बताते हैं कि सेनापति थे। इनका नाम था गोपराज। क्या है? इनके मित्र गोपराज। क्या नाम था? गोपराज। इनके मित्र स्कंदगुप्त के जस्ट बाद में नहीं, इनके बाद में, मतलब देखो जहां तक पता चलता है, सागर में, एक अपने सागर में मध्य प्रदेश में एरण अभिलेख है। क्या है? एरण अभिलेख से पता चलता है कि गोपराज इनके मित्र थे, और इनकी मृत्यु इनकी सहायता करते वक्त, मतलब ये इनके साथ में ये चले गए, कौन थे? ये चले गए हूणों से लड़ने के लिए। हूण कैसे लड़ने के लिए चले गए? हूण। और कहां से आए थे ये? मध्य एशिया से लड़ने चले गए। हूणों ने इनको क्या कर दिया? इनकी हत्या कर दी, मार दिया। बेचारे मित्र के बाकी दोस्त के चक्कर में मर गए। तो इनकी मर गई। इनकी पत्नी, देखो सुनो, इसी एरण अभिलेख से पता चलता है कि गोपराज की पत्नी की, जब गोपराज की हत्या हो गई, तो इसकी पत्नी ने जिंदा ही अपने प्राण, मतलब उसकी सती प्रथा, मतलब बोले कि पति के साथ में अग्नि, मतलब जिंदी ही अग्नि में जल गई, क्या जला दी। तो यहाँ से सती प्रथा की पता चलता है इसी अभिलेख से, एरण अभिलेख से। तो आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का पता कहाँ चलता है? एरण अभिलेख से, क्योंकि ये नहीं लिखा होता तो भानुगुप्त की सहायता करके उसके मित्र हत्या कर दी गई थी, उन्होंने हत्या कर दी। इसी के साथ में इनकी पत्नी भी क्या हो गई? चिता पर बैठकर क्या उसी के हाथ में जल गई। मतलब इसका मतलब क्या, उस समय सती प्रथा थी। ऐसा अभिलेख से पता चलता है कि जब पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। सोचो, मतलब जिंदा आदमी जले, कैसी स्थिति हो सकती है? और पति मरने के बाद में पत्नी को पता है कि मैं जलूंगी,
और उनको मतलब क्या है, उनको साथ में बटार दिया जाता था और जला दिया जाता। मतलब इसी अभिलेख से प्रथम पता चलता है कि गोपराज की पत्नी थी, वो इसे सती प्रथा का पता चलता है कि यहाँ से कोई एक महिला थी और ऐसे जब उनके पति खत्म हो गए तो उनको भी क्या किया, उनको भी जला दिया गया। ऐसा प्रथम अभिलेख है। ऐसे मतलब एरन अभिलेख जिससे पहले पता चलता है कि यहाँ पर सती प्रथा थी। ठीक है, कितने में, लगभग इस समय था 510 भाई साहब, ईसा 510 BC हो जाएगी तो बिंबिसार से आगे पहुंच जाएंगे, 1000 वर्ष आगे और पहुंच जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। जब बात ईसी में चल रही है, एडी में चल रही है, एडी सबको पता है ना, बीसी बहुत पहले से खत्म हो गई, एडी चल रही है। 500 ईस्वी में ये क्या है, ये इस समय मतलब बताया, इसके समय चलता है कि इस समय मतलब ऐसा हुआ था। एक गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, विष्णुगुप्त। और उन्होंने इनका क्या कर दिया, इस वंश को खत्म कर दिया उन्होंने। अच्छा एक बात तो सुनो, और ये इनकी भाभी को उठाकर ले गया था कौन, इसने किसको, इसने शकों को समाप्त कर दिया। इसने किसको समाप्त कर दिया, शकों को। तो शकों का अंत, शकों को इसने, शक भी समाप्त है और इस समय गुप्त साम्राज्य भी समाप्त। गुप्तों को किसने समाप्त कर दिया, उन्होंने। अब कौन सा आक्रमण होगा, हुण आक्रमण हो गया, समझ रहे ना। तो हुण कहाँ के थे, मध्य एशिया के